हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट पाठशाला। मेरा नाम है मुकेश पंजवानी और आज हम फर्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं वॉरेन बफेट के एक बहुत ही अच्छे कोट से। वॉरेन बफेट कहते हैं, सक्सेस इन इन्वेस्टिंग डजंट कोरिलेट विथ आईक्यू। वंस यू आर अबव द लेवल ऑफ 25, once you have ordinary intelligence, what you need is the temperament to control the urges that get other people into trouble in investing. वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको बहुत अच्छा आईक्यू नहीं चाहिए, आपका बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। यदि ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस है तो चलेगा, मगर आपका ईक्यू अच्छा होना चाहिए, आपका इमोशनल कोशेंट अच्छा होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा यदि लोगों को नुकसान होता है तो वो उनके इमोशंस के कारण होता है। यदि आपका अपने इमोशंस के ऊपर अच्छा कंट्रोल है तो संभावना है कि यू कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टर। आम तौर पे लोगों को यह लगता है कि नहीं, इन्वेस्टिंग मतलब इंटेलिजेंस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे धीरे धीरे हम इस पॉइंट के ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि यदि हम देखें कि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है उसको हम यहां पे 3 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम क्योंकि यहां पे पूरी चर्चा करेंगे किसके ऊपर, वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है स्किल टू एनालाइज। आपको एनालाइज करते आना चाहिए। आप यदि कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एनालिसिस आना चाहिए। एनालिसिस किसका? इंडस्ट्री का एनालिसिस, बिजनेस का एनालिसिस, मैनेजमेंट का एनालिसिस, फाइनेंशियल्स का एनालिसिस। एक बार आपने एनालिसिस कर लिया, उसके बाद अगर आपको कंपनी समझ में आती है, आपने कंपनी पिक कर ली है, तो दूसरा स्टेप होता है करेज टू बाय। क्योंकि अल्टीमेटली अगर एनालिसिस करके छोड़ दिया तो कुछ होना नहीं है। यदि आपको समझ में आया है कि इट इज अ क्वालिटी कंपनी एट इट इज अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस, तो अगला स्टेप क्या होगा? यू हैव टू बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी। क्योंकि यदि आप खरीदते नहीं हैं तो कुछ भी नहीं होना है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो यहां पे कहा जाता है यू शुड हैव द करेज टू बाय। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेज टू बाय मतलब, करेज टू बाय यहां पे देखिए क्या होता है कि काफी लोगों को मैंने देखा है, जो शुरू में मैं भी गलती करता था, कि एनालिसिस तो कर लिया मगर जब खरीदने की बारी आती है तो या तो हम खरीदते नहीं हैं, और या तो हम खरीदते भी हैं तो बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी खरीद लेते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि मैंने एनालिसिस किया, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना मैंने लगा के एनालिसिस कर लिया, उसके बाद मैं खरीदता क्या हूं? 5,000 रुपए का स्टॉक खरीदता हूं। तो ये एक मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है। अगर मान लीजिए मेरा एनालिसिस सही होता है और स्टॉक डबल भी हो जाता है तो व्हाट मनी आई एम गोइंग टू मेक, 5,000 का 10,000 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हम एनालिसिस कर रहे हैं एंड वी आर satisfied with our analysis and we have the conviction in that particular company that it is important to buy a meaningful quantity। क्योंकि देखिए आपका पर्सपेक्टिव मार्केट के प्रति क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे केवल और केवल पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप सीरियस मनी बनाना चाहते हैं, ये आपने डिसाइड करना है। अगर आप पेटी एक्सपेंसेस निकालना चाहते हैं तो फिर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में आने की भी कोई जरूरत नहीं है। हां, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास फंड्स हैं और उसके बावजूद भी अगर आप फंड्स नहीं लगाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है इस वैल्यू इन्वेस्टिंग का। तो जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बाय अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी आपको एक मीनिंगफुल रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, तो यहां पे ये है मतलब करेज टू बाय का। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेज टू बाय व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग। करेज टू बाय व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग। अब यहां पे ये क्यों बोल रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि रियल वर्ल्ड
और स्टॉक मार्केट, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पे हम बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जिस प्रकार से हम रियल वर्ल्ड में बिहेव करते हैं, स्टॉक मार्केट में वैसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपको मालूम होगा कि जब कभी अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे सेल लगती है, बिग बिलियन डेज आते हैं, तो लोग सबसे ज़्यादा खरीदारी करते हैं कि नहीं? आप देखेंगे कि बिग बाज़ार में भी इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे सेल लगती है, तो लोग बहुत खरीदारी करते हैं। मगर जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, मतलब जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, तब लोग नहीं खरीदते हैं। तब लोगों को डर लगने लगता है। तब सब बेच रहे होते हैं और तब हिम्मत चाहिए खरीदने की। उल्टा होता है। आप देखिए, जब अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में आपको सस्ता मिल रहा है तो आप खरीद रहे हैं, मगर जब स्टॉक मार्केट में आपको सस्ता मिल रहा है तो आप नहीं खरीद रहे हैं। उल्टा लोग बेचना चालू कर देते हैं, क्योंकि मार्केट तभी क्रैश होता है, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है खरीदने की, मगर तब आपकी हिम्मत नहीं होगी। देखिए, ये बोलने में, सुनने में बड़ा आसान लगता है। हमें लगता है कि हाँ, जब भी मार्केट क्रैश होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको खरीदना चाहिए, मगर उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसके पीछे हमारी ब्रेन की वायरिंग है, हमारी ह्यूमन नेचर है ये। क्या होता है कि जब कभी भी मार्केट गिरता है तो आप देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग बेच रहे हैं। अब जब सब बेच रहे हैं तो आपको उस वक्त खरीदने के लिए हिम्मत चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग भीड़ के साथ जाना पसंद करते हैं। हम भीड़ के साथ अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। हमें बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए भीड़ से अलग जाने के लिए। आप सोच के देखिए कि सब बेच रहे हैं और आप उस वक्त खरीद रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं। आप एक किसी नए रेस्टोरेंट में जाते हैं, मान लीजिए कि आप एक थाई रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे आप पहली बार जाते हैं, कभी नहीं गए हैं, और आप देख रहे हैं कि आपने जो डिश ऑर्डर की है उसको कैसे खाते हैं, उसको फोर्क से खाते हैं कि उसको स्टिक से खाते हैं कि उसको हाथ से खाते हैं, आपको नहीं मालूम है। तो हम क्या करते हैं, हम आजू बाजू की टेबल्स पे देखने लगते हैं कि लोग कैसे खा रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को कॉपी करते हैं। जहां हमें नहीं मालूम है कि हमको क्या करना चाहिए, तो हम कॉपी करना चालू कर देते हैं। उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में भी यही होता है कि जब सब बेच रहे हैं तो हमको लगता है कि सब बेच रहे हैं, लोग सही हैं, हमको भी बेचना चाहिए। बट दैट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक्स। अगर आप ये डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ, अगली बार ऐसा होगा तो मैं जरूर खरीदूंगा, मगर आपको उस वक्त अगेन प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए जबरदस्त करेज चाहिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है, आपके पास सबसे ज्यादा करेज मालूम है कब होगा? जब मार्केट रोज बढ़ रहा है। आपने देखा कि एक कोई स्टॉक है 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। दूसरे दिन देखते हैं वो 105, फिर देखते हैं 110, 115, 120। आप सोचते रहेगा स्टॉक बढ़ गया, आपको लगेगा कि मैं ट्रेन मिस करने वाला हूं, अभी भी मौका है, खरीद लो। 120 में आप खरीद लेंगे। वही 100 रुपए का स्टॉक आप 120 में खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि मैं नहीं तो ट्रेन मिस कर दूंगा, आई एम गोइंग टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और दूसरी तरफ यदि वही 100 रुपए का स्टॉक आप देखते हैं कि 95 हो रहा है, 90 हो गया, 85 हो गया, आपको डर लगेगा। आप कहेंगे कि नहीं, ये तो ट्रेंड देखो ना, ट्रेंड किधर है, ट्रेंड नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो खतरा है। हम अगर उसको खरीदेंगे तो और ज्यादा हमारा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है। हमको वो लगेगा कि वो नीचे जाता जाएगा, जाता जाएगा। मगर वही 100 रुपए का स्टॉक जब 80 रुपीस में मिलेगा तो आपकी हिम्मत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेंड उधर है। हमारा फोकस ट्रेंड की तरफ ज्यादा होता है, स्टॉक प्राइस की तरफ कम होता है। किस दिशा में स्टॉक प्राइस जा रहा है, यदि ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और हम खरीद लेते हैं, और जब नीचे की तरफ जा रहा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, मगर उस वक्त हमें खरीदने के लिए हिम्मत चाहिए। तो अगली बार जब कभी भी मार्केट क्रैश होगा, आप ट्राई करके देखिएगा कि आप क्या उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, करेज आप इकट्ठा कर पा रहे हैं कि आप स्टॉक को उस वक्त परचेज कर सके। हाँ, ब्लाइंडली नहीं करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कुछ भी खरीद लो,
डेफिनेटली हमें वो ही खरीदना है जिसका हमने एनालिसिस किया हुआ है, जिस कंपनी के ऊपर हमें भरोसा है, हमें मालूम है कि इट इज अ क्वालिटी कंपनी, इट इज अ क्वालिटी बिजनेस। तो इसीलिए मैंने कहा कि वॉरेन बफेट जो कहते हैं कि योर ईक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर आईक्यू, क्योंकि वहां पे आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर लेते हैं। यदि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, यू आर गोइंग टू मेक मनी, क्योंकि तब आप जब स्टॉक्स में सेल लगी हुई है तब खरीदने के लिए हिम्मत जुटा सकते हैं। इसीलिए आपके इमोशंस, आपके इतना ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस सबके पास रहता है कि आप यदि बिग बाजार में जाते हैं, आप देखते हैं कि 100 रुपए का शैंपू का बॉटल यदि 70 रुपीज में मिल रहा है तो हमको खरीद लेना चाहिए, एक की बजाय 4 खरीद लेना चाहिए, और लोग करते हैं। मगर स्टॉक्स में ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि 100 रुपए का 70 रुपीज में मिल रहा है तो खरीदें? नहीं खरीदते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, आई एम टेलिंग यू। वैल्यू इन्वेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं उनको इस बात से मतलब नहीं है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मेरे से एक बार पूछा कि ये स्टॉक है, कोई स्टॉक मेरे को बताओ जो कि मैं खरीदना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं हालांकि आमतौर पे नहीं बताता हूं, मगर फिर भी मैंने कहा ठीक है, ये स्टॉक मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये 100 रुपए के आसपास अभी चल रहा है, ये खरीद लो। अब वो ट्रेडिंग करता है, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि कंपनी क्या करती है, उसके वैल्यूएशंस क्या है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो ट्रेडिंग करता है। तो उसने देखा और उसने बोला कि नहीं, अभी 100 रुपए में मैं इसको नहीं खरीदूंगा। मैंने कहा क्यों? बोला ये मैंने चार्ट देखे हैं, ये 140 के ऊपर यदि जाता है ना तब मैं इसको खरीदूंगा, क्योंकि वो 140 के ऊपर गया ना तो वो फिर बहुत ऊपर चला जाएगा। तो जब वो 100 रुपए में मिल रहा है, ही इज नॉट रेडी टू बाय, ही इज विलिंग टू बाय इट एट 140। आप बताइए, अब वो जब महंगा मिलेगा, 100 रुपए की चीज 140 में मिलेगी, मैं तब खरीदूंगा। मगर वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग है कि जब आपको कोई बिजनेस सस्ता मिल रहा है तब हमको खरीदना है, दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, करेज टू बाय। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करते जाएंगे, आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, है ना। जब कभी भी मार्केट क्रैश होता है तो ये नोट्स को खोलिए और देखिए कि आपने क्या लिखा है और उसको इंप्लीमेंट करें। तीसरा जो स्टेप है वो है पेशेंस टू होल्ड। आपने एनालाइज कर लिया, आपने खरीद लिया, अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको केवल और केवल पेशेंस रखना है, कुछ नहीं करना है, बस होल्ड करना है, कुछ सालों के लिए होल्ड करना है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट एज वेल एज डिफिकल्ट, तो ज्यादातर लोग जब मैं ये सवाल पूछता हूं तो लोग कहते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, स्किल टू एनालाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट। एनालिसिस सबको थोड़ी आता है, इंडस्ट्री एनालाइज करना, बिजनेस एनालाइज करना, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सब एनालाइज करना, रेशियोज देखना। मैं आपको बता दूं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट है पेशेंस, पेशेंस टू होल्ड। लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं। और किसी का एग्जाम्पल मैं देने से पहले अपने आप का एग्जाम्पल दूंगा। मैंने एक स्टॉक खरीदा था जिसे मैंने डबल होने पे बेच दिया। मैंने कहा यार बहुत ही कम समय में वो स्टॉक क्या हो गया, डबल हो गया। इट वॉज अ क्वालिटी कंपनी, वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड कंपनी, डबल हो गया। मैंने कहा इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी यार, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट बुक कर लो, इससे अच्छा क्या चाहिए। एफडी आपको 8 साल में डबल करके देता है, 10 साल में डबल करके देता है, अब तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा। और यहाँ पे मैंने 3 महीने में पैसे डबल कर लिए, इससे अच्छी बात क्या होगी, स्टॉक से बाहर निकल जाओ। आज की तारीख में वो स्टॉक 50 टाइम्स हो चुका है। मैंने एनालाइज भी किया, मैंने खरीदा भी, मीनिंगफुल क्वांटिटी खरीदी, मगर अल्टीमेटली क्या किया? अल्टीमेटली मैं होल्ड नहीं कर पाया। रियल मनी इज मेड बाय होल्डिंग द स्टॉक, बाय सिटिंग, बाय डूइंग नथिंग। कुछ नहीं करें आप। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं करना बहुत मुश्किल है। आपको लगता है कि अब कुछ नहीं करना कहां से मुश्किल हो सकता है?
बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो स्टॉक प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो कभी भी लीनियर वे में मूव नहीं होता है। आज 100 है, कल 105, फिर 110, 115, 120, 125, 130, 150, ऐसा होने वाला नहीं है। स्टॉक्स हमेशा अप्स एंड डाउन्स में मूव करते हैं, चाहे वो ऊपर जाएंगे चाहे वो नीचे जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाएं, मगर सीधा सीधा कभी नहीं जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपने एक स्टॉक लिया 100 रुपए में, ठीक है। कुछ ही दिन में धीरे धीरे करके वो स्टॉक प्राइस 105, 110, 115, 120, 125 हो गया। 25% रिटर्न। आप भी बहुत खुश हो जाते हैं कि यार 2 महीने में 25% रिटर्न, अमेजिंग रिटर्न, ठीक है। अब आपके मन में ख्याल आने लगता है कि यार इतनी जल्दी इतना प्रॉफिट तो मैंने अर्न कर लिया, क्या मैं बेच दूं उसको? बोलते नहीं नहीं, रहने दो। अभी क्या होता है कि वो स्टॉक प्राइस वापस धीरे धीरे नीचे आना चालू हो जाता है। ऐसा होता है, नेचुरल है स्टॉक मार्केट में, ये नेचुरल है, फ्लक्चुएशन नेचुरल है। तो वो स्टॉक प्राइस आ जाता है 105 पे। अब आप क्या सोचने लगेंगे कि आपने गलती कर दी। आप बोलेंगे यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, 125 पे आ गया था, 25% रिटर्न थे, इतना अच्छा रिटर्न कहाँ मिलता है। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, मैं इडियट हूं। मैंने बताओ अभी 105 पे आ गया है। 2 दिन बाद देखते हैं, 3 दिन बाद क्यों 100 हो जाता है। अब आप बहुत रिग्रेट करने लगते हैं, बोलते हैं अगली बार ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, अगली बार मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उसके बाद स्टॉक फिर से चला जाता है 115, 120 पे। अब आप बोलते हैं कि नहीं, ऐसी गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैंने देख लिया। आप 120 पे क्या कर जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक प्राइस सीधा सीधा जाता तो आप शायद एग्जिट नहीं करते, मगर वो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो आपको लगा कि नहीं आपने गलती कर दी, आपको एग्जिट होना चाहिए था। जब जब आप स्टॉक प्राइस देखते रहेंगे, आप देखेंगे रोज प्राइस चेंज होता है। अगर हम अपने बिजनेस जो हमने खरीदा है, यदि हमें उसके ऊपर कन्विक्शन है, तो हमें होल्ड करना चाहिए। रियल मनी आपका तभी बनेगा, नहीं तो केवल पेटी एक्सपेंसेस निकलेंगे। तो ये जो मार्केट में शेयर प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली होते हैं, ऊपर नीचे होता रहेगा, और ये आपको स्टॉक्स होल्ड नहीं करने देगा। तो जितना हो सकता है कि स्टॉक प्राइस को ना देखो तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक यूएस की एक एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका नाम है फिडिलिटी। तो इन्होंने एक सर्वे किया था, और सर्वे ये था कि उनको ये देखना था कि किस तरह के इन्वेस्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो उनका बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है यूएस में। उन्होंने एनालाइज करना चालू किया, और फाइनली वो एक कंक्लूजन पे आए कि 2 तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो कि सबसे अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं। 2 तरह के। कौन से 2 तरह के? तो पहला, इस तरह के इन्वेस्टर्स जो कि भूल गए हैं कि उनका फिडिलिटी में कोई अकाउंट भी है, इन्वेस्ट किया उसके बाद भूल गए, उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। और दूसरा, वो इन्वेस्टर्स जो मर गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने भी बहुत शानदार प्रॉफिट्स कमाए हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो भूल गए हैं या जो मर गए हैं वो स्टॉक्स बेचते नहीं है, वो लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। तो जो सीरियस मनी है वो तभी बनेगा जब आप उसको होल्ड करेंगे। हमारा हमारा स्वभाव होता है कि हम बस खरीदते बेचते हैं। अच्छा, उसका एक रीजन और है। रीजन ये है कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आप जितना ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जितना ज्यादा आप काम करते हैं, उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो वो जो हमारी टेंडेंसी है वो स्टॉक मार्केट में भी यहां पे रिफ्लेक्ट होती है। हमको क्या लगता है कि हम जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे अगर आप खरीदते बेचते रहेंगे तो आप पैसा कमाने वाले नहीं हैं। आपको क्या करना है, केवल लंबे समय के लिए होल्ड करना है। मैंने देखा है लोग सालों सालों से केवल खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। उसमें केवल इतना होता है कि आपका एंटरटेनमेंट होता रहता है।
या आप थोड़ा पैसा कमा लेते हैं या थोड़ा पैसा गंवा देते हैं। यदि आप केवल ट्रेडिंग करते रहते हैं, आज खरीदा कल बेचा, फिर आप सोच के देखिए कि जिन लोगों ने इन्फोसिस या टीसीएस या एचडीएफसी बैंक शुरुआत में खरीदा होगा, बिल्कुल आईपीओ के समय खरीदा होगा, तो उनके लिए होल्ड करना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि ये स्टॉक्स भी क्या स्ट्रेट लाइन में ऊपर आए हैं क्या? किसी ने ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि किसी ने मान लो कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो वो आज की तारीख में शायद किसी का 20 करोड़ या किसी का 50 करोड़ हो गया होगा। तो ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो भी अगर आप देखेंगे कि मैं बात करूं इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस भी क्या स्ट्रेट लाइन में ऊपर चलता गया यहां तक पहुंचा है क्या? या टीसीएस की मैं बात करूं, विप्रो की बात करूं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। ये सारे के सारे स्टॉक्स फ्लक्चुएशन से ही ऊपर आए हैं। तो इसमें से कितने लोग होंगे जिन्होंने आईपीओ में एचडीएफसी बैंक खरीदा होगा और अभी भी होल्ड कर रहे हैं? बहुत ही कम। और इन्हीं लोगों ने सीरियस मनी बनाया है, बाकी लोग तो केवल टाइम पास करते रहते हैं। तो हमें यदि सीरियस मनी बनाना है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है, एनालिसिस इज अ थिंग विच वी हैव टू लर्न, वो हम डेफिनेटली सीखेंगे। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, कैसे इंडस्ट्री को एनालाइज करना है, बिजनेस को, मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल्स को, मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना कि किस तरह से हम जब कभी भी मार्केट क्रैश होता है तो हम खरीदेंगे, मीनिंगफुल क्वांटिटी खरीदेंगे और उसके बाद लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे। ये भी हमको सीखना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, दो चीज़ें और देखेंगे। पहला है व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड व्हाट आर शेयर्स। अब आप कहेंगे कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबको मालूम है स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं। फिर भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं तो दो पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं, दो व्यू पॉइंट निकल के आते हैं। पहला पर्सपेक्टिव, जो ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जो स्पेकुलेशन करते हैं, उनका एक व्यू पॉइंट निकल के आता है कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन ट्रेड एंड वेयर वी कैन स्पेकुलेट एंड वी कैन मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम द फ्लक्चुएशन ऑफ द शेयर प्राइस, है ना। एक ये पर्सपेक्टिव निकल के आता है। और वो पर्सपेक्टिव ऐसा है कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन मेक क्विक मनी, है ना। दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो एक वैल्यू इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट where thousands of businesses are available for sale. Where thousands of businesses are available for sale. जिस प्रकार से आप देखते हैं कि Amazon, Flipkart पे there are lakhs of products which are available for sale, और हम उन्हें जब कभी भी सेल लगती है तो हम ज़्यादा खरीदते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कि बिजनेसेस बिक रहे हैं, बिजनेसेस पार्ट्स में बिक रहे हैं, फ्रैक्शंस में बिक रहे हैं। आप जितना खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, जितने बिजनेसेस खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, मगर ध्यान रखना है कि वो बिजनेसेस बिक रहे हैं, कंटिन्यूसली बिक रहे हैं, रोज अलग अलग प्राइस पे बिक रहे हैं, रोज अलग अलग आपके पास ऑफर्स लेके आते हैं लोग और कहते हैं इस प्राइस में ये कंपनी ले लो, इस प्राइस में ये कंपनी ले लो। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब उनमें से आपको कौन सा बिजनेस खरीदना है आपने डिसाइड करना है। तो ये पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बिजनेस अवेलेबल है सेल के लिए। अब आ जाते हैं शेयर के ऊपर, व्हाट आर शेयर्स। तो इसको समझने के लिए भी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक दिन आपका चलिए एक व्यक्ति आपके पास आता है और आपको आके ऑफर करता है, कहता है कि मेरा एक रेस्टोरेंट है जो कि अच्छा चलता है और उसकी कीमत है 50 लाख रुपए। मैं चाहता हूं कि इसका आधा बिजनेस मैं किसी को बेच दूं 25 लाख में। तो मैं आपके पास आता हूं और मैं कहता हूं मैं 25 लाख में आपको बेचना चाहता हूं, आप
खरीदो, लेंगे क्या आप? तो मेरे को बताइए कि आप क्या 25 लाख रुपए निकाल के चुपचाप उसको दे देंगे और खरीद लेंगे क्या? आंसर है नहीं भाई, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? ऐसे कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे? हम ऑब्वियस सी बात है कि उसका रेस्टोरेंट विजिट करेंगे, उसके यहाँ का फूड ट्राई करेंगे कि वाकई में उसका टेस्ट कैसा है, उसके रेस्टोरेंट की लोकेशन कैसी है, फुटफॉल कैसा है, कस्टमर्स रिपीट आते हैं कि नहीं आते हैं, नए कस्टमर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, उस लोकेशन में और कितने रेस्टोरेंट्स हैं, वो कैसा चलते हैं, उस रेस्टोरेंट बिजनेस में कमाई कैसी है, ये आपका जो रेस्टोरेंट ओनर है वो किस तरह का प्रॉफिट अर्न करता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति आपके पास आया है ऑफ़र लेके, वो ईमानदार है कि नहीं है, और आपको जिस वैल्यूएशंस पे वो बिज़नेस बेच रहा है, तो वो वैल्यूएशंस रीज़नेबल हैं कि नहीं हैं। आपके हिस्से का जो बिज़नेस है, उसमें आपके हिस्से का प्रॉफिट कितना आएगा यदि हम अभी उसको खरीद लेते हैं? मतलब उसका टोटल बिज़नेस जो है, अगर वो 50 लाख का है, तो अभी वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है? मान लीजिए कि वो 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है, पूरा का पूरा बिज़नेस। तो 25 लाख रुपए का बिज़नेस यदि आप खरीदते हैं, तो आपके हिस्से में कितना आएगा? आपके हिस्से में आएगा कि आप 50,000 रुपए आपके हिस्से में आ जाएगा। तो वो 50,000 रुपए अगर आपको आज की तारीख में मिल रहा है और 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या ये सही है क्या? क्योंकि 25 लाख रुपए यदि मैं आज की तारीख में बैंक डिपॉजिट कर देता हूँ, तो मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ से मेरे को कितने रिटर्न्स मिल जाएँगे। अगर मैं आज की तारीख में मान लूँ कि एफडी के रेट्स 4% है, ठीक है? तो भी मेरे को 1 लाख रुपए तो वहाँ से मिल जाएगा और मेरे पैसे भी सेफ रहेंगे। तो यहाँ पे तो मेरे को 50,000 रुपए मिल रहा है 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, तो क्या ये मेरा सही इन्वेस्टमेंट है? ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं करना चाहिए कि 50,000 रुपए यदि आपको रिटर्न मिल रहा है तो नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि ये बिज़नेस जो है अभी इनिशियल फेज़ में है, आगे चल के इसमें ट्रेमेंडस ग्रोथ मिल सकती है हमको। जो मैनेजमेंट है, उसमें आगे बढ़ने की का जुनून है ना? ही इज़ अ वेरी गुड बिज़नेस ओनर। आपको लगता है कि ये बिज़नेस को बहुत नई ऊँचाइयों पे लेके जाएगा, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको बिज़नेस खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। उसी प्रकार से जब भी हम स्टॉक मार्केट में किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सारी बातें हमको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे वो देखना है कि उसका बिज़नेस क्या है? बिज़नेस चलाने वाला कौन है? सैलरी कितनी उठा रहा है? मेरे पास अगर वो ईमानदार नहीं होगा, तो मेरे तक प्रॉफ़िट वो पहुँचने ही नहीं देगा। उसके पास 100 तरीके हैं उस प्रॉफ़िट को अपनी जेब में डालने के लिए। तो शेयर्स खरीदने से पहले हमें ये सब, क्योंकि वहां पे भी आप क्या कर रहे हैं, आप बिजनेस का एक हिस्सा खरीद रहे हैं। जहां जैसे कि आपको वो रेस्टोरेंट ओनर ने आपको आके कहा कि मैं अपने बिजनेस का आधा हिस्सा आपको देना चाहता हूं, मतलब उसने क्या कर दिया, दो हिस्से कर दिए, 1/2 कर दिया। उसमें से एक आपको दे रहा है, एक खुद रख रहा है। उसी प्रकार से ये जो कंपनीज के आप शेयर्स खरीदते हैं, वो कंपनीज भी अपने पूरे बिजनेस के बहुत सारे हिस्से कर देते हैं। किसी ने 1 करोड़ हिस्से कर दिए, किसी ने 2 करोड़ कर दिए, किसी ने 10 लाख कर दिए, किसी ने 20 करोड़ हिस्से कर दिए। उसमें से एक हिस्सा आप खरीद रहे हैं, मतलब खरीद मगर आप बिजनेस ही रहे हैं। तो बिजनेस खरीदने, आपका जो व्यू पॉइंट है वो एक बिजनेस होना चाहिए। आप जब भी शेयर खरीदते हैं तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं एक बिजनेस खरीद रहा हूं। ये बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर आप ये सोचेंगे तो आप एक रैशनल वे में डिसीजन लेंगे, रैशनल वे में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? देखिए, लोग ट्रेडिंग करके भी पैसे कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाते हैं, मगर वो बहुत ही रिस्की बैट होता है। कचरा भी खरीदते हैं और अच्छी चीज़ें भी खरीदते हैं, मगर वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे हमको वी हैव टू फोकस ऑन गुड क्वालिटी बिजनेसेस विच वी आर थिंकिंग दैट इट विल ग्रो इन फ्यूचर, ठीक है? तो इस तरह से हमको स्टॉक मार्केट को देखना है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है, और हम फिर मिलेंगे नए कुछ लेसन्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।